नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत सियासी गलियारे की खबर के साथ। इस बार जेडीयू से कोई मुस्लिम विधायक नहीं जीता तो पार्टी ने बीएसपी से एकमात्र विधायक जमा खान को पार्टी ज्वाइन कराकर बिहार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया। मगर अब जमा खान ने जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जमा खान के मुताबिक उनके पूर्वज राजपूत थे जिन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया। आज भी उनके कई रिश्तेदार हिंदू ही हैं। मंत्री जमा खां के पूर्वजों का हुआ धर्मांतरण। हिंदुओं वाला है मंत्री जमा खां का डीएनए। मुसलमान नहीं, राजपूत है जमा खां का खानदान। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लेकर यह दावा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि खुद जमा खान ने अपने पूर्वजों के धर्मांतरण और अपने डीएनए का सच बताया है। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है। मंत्री जमा खां का ये कबूलनामा तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों के डीएनए और मुस्लिम पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया था। भागवत ने कहा था कि बीते 40,000 सालों से सभी भारतीयों का डीएनए एक है, इसलिए मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। यानी जो बात भागवत ने कही, मंत्री जमा खां का कबूलनामा कहीं न कहीं उस बात पर मुहर लगाता है कि भारत में रहने वाले हर भारतीयों का डीएनए एक है। हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चिराग पासवान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है और यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले में आदेश देने की जरूरत नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा नियमन जारी हुआ और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम 6 सांसद हैं उसके नेता अब चिराग पासवान जी नहीं रहे, उसके नेता पशुपति कुमार पारस जी संसदीय दल के नेता घोषित हुए। इस खिलाफ में चिराग पासवान जी कोर्ट गए। आज कोर्ट में बहस हुआ और माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लोकतंत्र पर मुझको विश्वास है। और खबर आरजेडी खेमे से इस बात पर सस्पेंस बना है कि क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्या जगदानंद सिंह तेज प्रताप के तंज से नाराज हैं? आज विपक्षी खेमे में दिन भर यही खबर चर्चा में रही। जहां जगदानंद सिंह खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे, वहीं पार्टी ने इस खबर का खंडन किया है। तारीख 13 फरवरी 2021। तेज प्रताप का जगदानंद पर तीखा वार। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तारीख 5 जुलाई 2021। तेज प्रताप का जगदानंद पर तंज। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। तारीख 9 जुलाई 2021।
जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए गलती बातें चल रही हैं तो क्या कहेंगे? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो क्या तेज प्रताप के लगातार हो रहे हमलों से जगदानंद सिंह आहत हैं? क्या नाराज होकर जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह ने खराब सेहत का हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बारे में सूचित कर दिया है। सियासी गलियारे में जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर फैली तो कई सवालें उठने लगे। मीडिया कर्मी जब सवाल लेकर जगदानंद सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने इस्तीफे की खबर का खंडन तो नहीं किया, लेकिन किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए गलती बातें चल रही हैं तो क्या कहेंगे? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो हम लोग क्या माने सर? अच्छा, इस चुप्पी को नाराजगी समझा जाए। हम कोई तो लोग टीवी का मालिक है कि जो तो मन करे तो चले हो जाए, चलाओ। सर ये खबर आ रही है जो आप अपने नाराजगी को लेकर इस्तीफा ऐसा कुछ भी कि क्या खबर आ रही है, क्या खबर नहीं आ रही है। नहीं सर, अगर गलत है तो आप विराम लगा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। हर प्रचार का जवाब हम देते चलेंगे। क्या लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप के बयानों से आहत और नाराज हैं। वहीं नाराजगी के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि तेज प्रताप से पूछिए। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से उस दिन रजत जयंती के दिन यह कहा था कि जगदा अंकल हाथ नहीं उठा रहे हैं, उससे आप नाराज हैं और यही वजह है कि आपने ये कदम उठाया है। तेज प्रताप से जाके बात करो। हेलो, उसी से बात करूँगा, होते रहे। नाराजगी सर है आपके मन में सर? इस्तीफे की खबर आती है, पहले मुंह पर लगा के जो बोलेगा ओकर बातें हमने इसलिए समझी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि आरजेडी ने इस्तीफे की खबर का खंडन करते हुए तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गया। देखना होगा आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक और लालू के पुराने साथी रहे जगदानंद सिंह की अगर नाराजगी है तो क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी? रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। और हलचल जेडीयू खेमे में भी देखी गई। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू से एकमात्र चेहरा आरसीपी सिंह के शामिल होने के बाद पटना में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू सांसद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसके कुछ देर बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की लिस्ट में बड़ा फेरबदल किया गया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 7 जुलाई को जेडीयू कोटे से एकमात्र चेहरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और 48 घंटे के अंदर जेडीयू के 2 बड़े चेहरे पटना में मुलाकात करते हैं। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ने किस मुद्दे पर बात की, इसका खुलासा दोनों में से किसी ने नहीं किया। अब बातचीत क्या हुई? हम लोग बैठकर नाश्ता किए, एक साथ चाय पिए, पार्टी को कैसे आगे और मजबूत करना है, जो दौरा का कार्यक्रम हमारा अभी शुरू हो रहा है तो उसको कैसे फिर उधर मुंगेर भागलपुर के इलाके में करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। उपेंद्र जी से हमको मुलाकात करने के लिए ये नेता है क्या हम दोनों साथी हैं, ऐसा बतिया रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर ललन सिंह ने कहा कि हम क्या बताएं। क्या चल रहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस मुलाकात के कई मायने? मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। वहीं मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में जेडीयू में बड़े बदलाव की चर्चा गर्म होने लगी। बदलाव की शुरुआत मुलाकात के कुछ देर बाद ही नजर भी आई। जेडीयू के प्रवक्ताओं में बड़ा फेरबदल किया गया। संजय सिंह को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। वहीं नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। वहीं संजय सिंह को जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रणवीर नंदन, सुहेली मेहता, अजय आलोक, निखिल मंडल,
प्रगति मेहता, अरविंद निषाद और अभिषेक झा को प्रवक्ता बनाया गया है। हालांकि इस फेरबदल पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि संजय सिंह को हटाया नहीं गया बल्कि उनका प्रमोशन किया गया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता बनाने पर नीरज कुमार ने इसे रूटीन फेरबदल बताया। पार्टी तो हमेशा कार्यक्रम करती रहती है, बैठक करती रहती है, आकलन करती रहती है। जो हमारे पार्टी के नेता हैं सम्मानित संजय सिंह जी, और वो एक जवाबदेही मैंने उनको नई जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें पार्टी के तरफ से जो है प्रदेश में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि हर व्यक्ति का, अगर माननीय संजय सिंह बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं तो पार्टी में उनकी एक लंबी भूमिका है और पार्टी एक महत्वपूर्ण दायित्व से उनको नवाजी है। देखना होगा क्या आने वाले दिनों में जेडीयू में बड़े स्तर पर भी किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर आरजेडी ने तंज कसा है। पार्टी नेता श्याम रजक ने कहा कि सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हैं और सरकार में बैठे लोगों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। एकदम सब ठीक है। ये लोग आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और गिरेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। बहुत कम समय है, समय आएगा। सरकार अस्थायित्व नहीं है। सरकार पर जनता का भी जो विश्वास होना चाहिए विश्वास नहीं है, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको भी एक दूसरे पर अविश्वास है, इसलिए सरकार गिरनी तय है। और खबर कोडरमा से, जहां प्रोबेशनर डीएसपी की रिवॉल्वर से गोली चली है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बक्सर में पोस्टेड है प्रोबेशनर डीएसपी आशुतोष। झारखंड के तलैया डैम घूमने गए थे आशुतोष। 3 लोगों के साथ तलैया डैम घूमने गए थे। प्रोबेशनर डीएसपी हैं आशुतोष, जो 3 लोगों के साथ गए थे और वहीं पर उन 4 लोगों में एक की हत्या हो जाती है, एक की मौत हो जाती है गोली लगने से। रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगती है। सवाल है कि यह हत्या है या फिर हादसा। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट के बाद स्टेशनों की सुरक्षा कड़ी की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर पटना जंक्शन की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। स्टेशन पर ना तो मेटल डिटेक्टर लगे हैं और ना ही यात्रियों के सामान की चेकिंग हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद स्टेशनों की सुरक्षा पर सवाल उठा है, लेकिन इसे लेकर सरकार और प्रशासन कितनी गंभीर है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ना तो कोई पुलिस के जवान यहाँ पर दिखेंगे, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर है, या ना तो कोई जो सामान लेकर लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं उनके सामानों की स्कैनिंग के लिए जो मशीन होता है, कोई भी व्यवस्था आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आप देखिए, ये एक एंट्रेंस आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक एंट्रेंस है जहाँ से लोग आते जाते हैं। इसी तरह और एक एंट्रेंस है जो मेरी दाईं तरफ है, वहाँ की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। वहाँ भी आपको सुरक्षा के नाम पर जो सुरक्षा बल है या जो इस तरह के लोग हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। आप देखिए, पूरा का पूरा जो पटना जंक्शन है वो भगवान भरोसे है। कोरोना का समय है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। आप देखिए तस्वीर में इस तरह से भीड़ भाड़ जो है वो स्टेशन पर है। बावजूद इसके जो लोग सामान लेकर आते हैं, लगेज लेकर आते हैं, वो सीधे स्टेशन के अंदर जाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जबकि बड़ी इसको हम कह सकते हैं एक चूक है। इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं घटी है और उसके बाद से थ्रेट लगातार है, इस तरह की घटनाएं फिर से घट सकती है। तो ऐसे में इन चीजों पर कहीं ना कहीं नजर बनाने की जरूरत है और लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई पुलिस के जवान यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, ना ही कोई आपको यहाँ पर मेटल डिटेक्टर या जो भी इस तरह की चीजें हैं जहाँ से लोगों को की स्कैनिंग की जाए, जो लोग सामान लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो भी सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। पटना जंक्शन की स्थिति को देखकर यही लगता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना नगर निगम में ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति के 22 लाख रुपए लेकर ड्राइवर फरार हो गया। घटना एसके पुरी थाना इलाके के
आनंदपुरी की है। ठेकेदार का कहना है कि आशीर्वाद अपार्टमेंट के पास काम चल रहा है, जहां उन्होंने अपनी कार लगाई और काम देखने चले गए। इसी दौरान ड्राइवर रुपए लेकर फरार हो गया। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि 2 साल के दरमियान आज तक एक भी गलती किया नहीं था। एक भी गलती हमको नहीं आता था कि कुछ किया था। और दिल जीतने वाला काम वो बहुत बार किया था। वो पैसा जो देखा 22 लाख ना, उसका ईमान डोल गया। और अब एक ऐसी खबर जो हैरान कर देने वाली है। पटना के IGIMS में डॉक्टरों ने ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन करते हुए एक व्यक्ति के जबड़े से 82 दांत निकाले हैं। मरीज का नाम नीतीश कुमार है, जो आरा का रहने वाला है। वो 5 साल से बीमारी से पीड़ित था और कई जगह इलाज कराने के बाद IGIMS पहुंचा था। जांच के बाद जबड़े में ट्यूमर पाया गया, जिसका IGIMS के डॉक्टर प्रियंकर सिंह ने सहयोगी डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ ऑपरेशन किया। डॉक्टरों के मुताबिक आनुवांशिक कारणों या जबड़े में चोट लगने की वजह से मरीज को ये बीमारी हुई थी। संस्थान के निदेशक ने ऑपरेशन में शामिल सभी डॉक्टरों को बधाई दी है। नरकटियागंज में बलोर नदी पर बना पुल पानी के दबाव को झेल नहीं पाया और धंस गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। पुल पर आवागमन ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि करीब 5.5 करोड़ की लागत से पुल और अप्रोच रोड का हाल ही में निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो बलोर नदी है उसी में बना हुआ है ये पुल। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया। पूरा क्षेत्र के ये एगो पुल बा, मनवा परसी पंचायत के। ई पुल धस रहल बा, ठेकेदार के लापरवाही की वजह से पुल एकदम गिर रहल बा। कोनो एकर अथी कइल जाओ सरकार के तरफ से। फरवरी में चालू भइल, आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहल बा। कर पाया तीसर का पाया पर गिर रहल बा। हमरा उम्मीद बा कि अब पहले के बाढ़ में धस रहल बा, और पानी तो का होई। तो एक अनुरोध बा कि हमरा की कार्रवाई हो को ठेकेदार पर, ठेकेदार के अनियमितता के वजह से ही धस रहल बा सब। उठ रहा है, धस रहा है। अभी ठीक से बरसात भी नहीं चालू हुआ। बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने यूपी की योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर यूपी सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्यों और गीतों को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। अश्लीलता परोसने वाले फिल्मों को यूपी सरकार अनुदान नहीं देगी। मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए। योगी जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला अत्यंत स्वागत योग्य है और वो भोजपुरी सिनेमा के लिए और उत्तर भारत के सिनेमा के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। उन्होंने कहा है कि जिन फिल्मों में वल्गैरिटी होगी उसको उत्तर प्रदेश से जो सब्सिडी मिलती है, अगर फिल्म उत्तर प्रदेश में शूट हुई है तो उसको उसके खर्चे का 75% सब्सिडी मिलता है। अगर उस फिल्म में वल्गैरिटी होगी तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ करेंगे और बहुत जल्दी झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार ऐसा करनी चाहिए। पटना का तारामंडल अब हाईटेक और डिजिटल होगा, इसे लेकर एक MOU किया गया है। मंत्री सुमित सिंह ने बताया कि तारामंडल में अब 2D और 3D हाईटेक प्रोजेक्टर लगाया गया है। वहीं सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि तारामंडल के आधुनिकीकरण का काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, BC ST और NCSN में के बीच में MOU साइन किया गया है और 36.13 करोड़ की राशि इसमें हम लोग ने इसके लिए निर्धारित की है। और यहाँ पे जो लगाया जाएगा 3D 2D RGB जो ये सब लगाया जाता है, और प्रोजेक्टर यहाँ पे लगाया जाएगा, हाईटेक प्रोजेक्टर, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में सबसे पहला प्रोजेक्टर होगा जो हमारे बिहार में लगने जा रहा है। सार में यह कह सकते हैं कि अभी की जो टेक्नोलॉजी है और जिसके आधार पर हम लोग तारामंडल में दर्शक आते हैं या बच्चे खास करके बहुत रुचि रखते हैं, उससे अलग हट करके एकदम आधुनिक तकनीकी रहेगा, जो कि डिजिटल 3D 2D दोनों तरह के सिस्टम रहेंगे। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।